तो स्वागत है आपका संडे विद सुपर बैटल के और एक एपिसोड में। और ये रहे आज के क्वेश्चंस। तो अब शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, डार्क होल्ड वर्सेस इन्फिनिटी स्टोन्स। अब सबसे पहले बात करें इन्फिनिटी स्टोन्स की, तो ये 6 ऐसे पत्थर है जो यूनिवर्स के बनने के बाद स्पेस में भटक रहे थे और टाइम के साथ इन स्टोन्स को कई सारे बींग्स ने यूज किया। ये सारे स्टोन्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है, जैसे पावर स्टोन प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज किया जाता है, स्पेस स्टोन से अभी तक सिर्फ टेलीपोर्टेशन और हाइड्रा के एडवांस वेपन बनाने के लिए यूज किया है, पर स्पेस स्टोन को अभी तक किसी ने भी उसके फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं किया। रियलिटी स्टोन से मैलिकेथ 9 रियलम्स को डार्कनेस में बदलने वाला था। सोल स्टोन से किसी की भी आत्मा को मैनिपुलेट कर सकता है या फिर सोल वर्ल्ड में ट्रैप कर सकता है, पर एमसीयू में इसका यूज ना के बराबर हुआ। टाइम स्टोन से टाइम मैनिपुलेशन और माइंड स्टोन से माइंड मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल किया जाता है। पर डार्क होल्ड भी एक ऐसी बुक है जो अपने यूजर को कुछ भी करने का एक्सेस देती है, पर डार्क होल्ड में लिखे गए ज्यादातर स्पेल सिर्फ कियोस मैजिक के लिए है, क्योंकि कियोस मैजिक की रियलिटी को बेंड करता है और डार्क होल्ड के ज्यादातर मैजिक स्पेल्स रियलिटी मैनिपुलेशन से कनेक्टेड है। अब डार्क होल्ड और इन्फिनिटी स्टोन्स को सही से यूज ना किया जाए तो पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है, और ऐसा हो भी रखा है। वॉट इफ में अल्ट्राविजन ने यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय किया है और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इविल डॉक्टर स्ट्रेंज ने ड्रीम वॉक करके इनकर्जन करवा दिया था। वैसे इनकर्जन मतलब 2 यूनिवर्स आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से कोई एक यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बोलने के लिए तो डार्क होल्ड अपने यूजर को सब कुछ करने की पावर देता है, पर कुछ ऐसी पावर्स है जो सिर्फ इन्फिनिटी स्टोन्स के पास है, जैसे सोल मैनिपुलेशन। डार्क होल्ड से टाइम और स्पेस को भी बेंड नहीं किया जा सकता, और डार्क होल्ड पढ़ने के बाद जो स्कारलेट विच ने रियलिटी मैनिपुलेशन पावर्स यूज की थी वो अभी तक सिर्फ सिटी लेवल की है, पर रियलिटी स्टोन की लिमिट यूनिवर्सल लेवल तक है। और अगर डार्क होल्ड यूजर के सामने इन्फिनिटी स्टोन्स यूज किए जाए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डार्क होल्ड हार जाएगी। सोचो अगर थैनोस स्कारलेट विच को कहीं ब्लैक होल में टेलीपोर्ट करवा दे, या फिर टाइम स्टोन का यूज करके उसकी एज खत्म कर दे, या फिर एक छोटी बच्ची बना दे, या फिर सोल वर्ल्ड में ट्रैप कर दे, नहीं तो स्नैप करके सीधा डिसइंटीग्रेट ही कर दे। और स्नैप करने से तो डार्क होल्ड भी डिसइंटीग्रेट हो सकती है। इसलिए डार्क होल्ड अपने यूजर को इतना ज्यादा पावरफुल नहीं बनाती है कि वो सब कुछ कर पाए। कुछ लॉज है जिनके बियॉन्ड वो नहीं जा सकते, जैसे कि टाइम, इसलिए इन्फिनिटी स्टोन ज्यादा पावरफुल है डार्क होल्ड से। सेकंड क्वेश्चन, सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड वर्सेस आर्शिम। अब स्टार लॉर्ड एक हाफ सेलेस्टियल है और आर्शिम को सेलेस्टियल में जज का ओहदा दिया जाता है। अब अगर हम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के क्लाइमैक्स में झांक कर देखें तो हमें पता चलेगा कि स्टार लॉर्ड के पास सेलेस्टियल पावर तो है, पर वो सिर्फ तभी काम करती है जब वो ईगो द लिविंग प्लैनेट पर होता है। वहाँ बेसिकली वो मैटर और कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर पाता है, और सेलेस्टियल पावर होने की वजह से ही वो पावर स्टोन को सर्वाइव कर पाया था। ये बात अलग है कि इसमें बाकी गार्डियंस का भी योगदान था, पर जब बात आती है आर्शिम सेलेस्टियल की तो ये सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले तो इन दोनों के साइज डिफरेंस देख लो। आर्शिम का साइज इतना बड़ा है कि वो एक गैलेक्सी को अपने हाथों में बनाता है, और आर्शिम अपनी कॉस्मिक पावर कहीं भी यूज कर सकता है, जबकि सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड की पावर्स सिर्फ अपने प्लेनेट पर काम करेगी। पर अगर आर्शिम चाहे तो ईगो द लिविंग प्लेनेट को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ऐसा करने से स्टार लॉर्ड उसे रोक भी नहीं सकता। बेसिकली इन दोनों के पावर लेवल में जमीन आसमान का फर्क है, और मेरे हिसाब से ये एक मिसमैच है, क्योंकि सेलेस्टियल आर्शिम स्टार लॉर्ड की पूरी गैलेक्सी को एक झटके में बर्बाद कर सकता है। इसलिए आर्शिम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है सेलेस्टियल स्टार लॉर्ड से। अगला क्वेश्चन है टाइम स्टोन वर्सेस रियलिटी स्टोन। अब वैसे तो ये दोनों स्टोन्स की प्रॉपर्टी अलग अलग है। कुछ चीजें हैं जो टाइम स्टोन से नहीं की जा सकती, और कुछ चीजें ऐसी है जो रियलिटी स्टोन से नहीं की जा सकती। पर एक तरफ टाइम स्टोन है जो अपने यूजर के विल पर टाइम को रोक सकता है या फिर एक्सेलरेट कर सकता है, पास्ट की कोई मिसिंग चीज को उस जगह पर वापस ला सकता है, और अपने एनिमी से फाइट करने के लिए फ्यूचर पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। वही दूसरी तरफ रियलिटी स्टोन है जो खुद अपने शेप और साइज को चेंज कर पाता है, जैसे थॉर द डार्क वर्ल्ड में ये लिक्विड फॉर्म में था, पर इन्फिनिटी वॉर में सॉलिड शेप में। रियलिटी स्टोन फैब्रिक ऑफ स्पेस से लेकर मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर पाता है, इसलिए मैलिकेथ एक ही बार में 9 रियासतों को डार्कनेस में बदलने वाला था। और टाइटन फाइट के दौरान हमने देख रखा है कि रियलिटी स्टोन से क्या किया जा सकता है। अब अगर हम इन दोनों स्टोन्स को कंपेयर करें तो मेरे ओपिनियन से रियलिटी स्टोन ज्यादा पावरफुल है टाइम स्टोन से। रियलिटी मैनिपुलेशन से ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है जो टाइम स्टोन कभी नहीं कर सकता, जैसे एक झटके में पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करके फिर से बना देना, या फिर एक ऐसा वर्ल्ड बना सकते हैं जहाँ टाइम का कंसेप्ट काम ही नहीं करे, फिर वह टाइम स्टोन किसी काम का नहीं रहेगा। पर ये दोनों स्टोन्स यूनिवर्स की एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिपेंड करता है कि इन स्टोन्स को यूज कौन कर रहा है। पर अगर बात करें रॉ पावर की तो रियलिटी स्टोन ज्यादा बेटर है टाइम स्टोन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मैनहट्टन वर्सेस प्री-रेक्टॉन बियॉन्डर। अब ये दोनों अपने स्पेसिफिक यूनिवर्स के गॉडली बीइंग्स है। एक तरफ डॉक्टर मैनहट्टन है जिसे अपनी पावर्स एक चेंबर में फंसने की वजह से मिली थी, पर इस एक्सीडेंट ने उसे गॉड लेवल की पावर दे दी। डॉक्टर मैनहट्टन ऐसी चीजें कर सकता है जो साइंस के बियॉन्ड है, जैसे फ्यूचर को देखना, अपने साइज को मैनिपुलेट करना, चीजों के आर पार चले जाना, टेलीकिनेसिस, मैटर मैनिपुलेशन और भी बहुत सारे सुपर पावर्स है। वैसे एक बार डॉक्टर मैनहट्टन डीसी यूनिवर्स के 90% सुपर हीरोज से लड़ गया था, लेकिन फिर भी वो सुपर हीरोज डॉक्टर मैनहट्टन को नहीं हरा पाए। अब बात करें बियॉन्डर की, तो ये दिखने में तो ह्यूमन जैसे होता है, लेकिन रहता ये मल्टीवर्स के बाहर है और ये लोग हमेशा मार्वल के टॉप 5 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की लिस्ट में रहता है। बियॉन्डर ने एक बार कहा था कि अगर वो किसी को अपनी माइक्रो फ्रैक्शन मतलब 0.01% से भी कम पावर दे दे तो वो बीइंग 10,000 सन्स को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। डॉक्टर मैनहट्टन की तरह बियॉन्डर भी मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है, पर एक बार बियॉन्डर को पता चला था कि यूनिवर्स और गैलेक्सीज को सेलेस्टियल बनाता है, तो उसने सेलेस्टियल को ही चैलेंज कर दिया और मजाक मजाक में उसने 20-30 सेलेस्टियल को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। बियॉन्डर ने कहा था कि उसकी पावर मल्टीवर्स की बियॉन्ड है और इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ और यहाँ तक कि लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे बींग्स भी उसे बीट नहीं कर सकते। और अगर वो एक ओशन है तो मार्वल मल्टीवर्स इंक्लूडिंग कॉस्मिक एंटिटीज सिर्फ उस ओशन का एक ड्रॉप है पावर लेवल में। अब बियॉन्डर के तो वैसे काफ़ी ज़्यादा फीट्स है, पर कंपैरिजन को हमें सिंपल रखना है, इसलिए हम ज़्यादा फीट्स की बात नहीं करते। लेकिन अब तक आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि बियॉन्डर और डॉक्टर मैनहट्टन कितने ज़्यादा पावरफुल है। पर अब अगर डॉक्टर मैनहट्टन और बियॉन्डर फाइट करना शुरू कर दे तो बियॉन्डर फाइट को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि भले ही डॉक्टर मैनहट्टन अपने यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इनफैक्ट 98% सुपर हीरोज उसके सामने कुछ नहीं है, पर डॉक्टर मैनहट्टन की कुछ लिमिटेशंस है। वो फ्यूचर देख सकता है लेकिन उसे बदल नहीं सकता। टेक्नोलॉजी की मदद से डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स को ब्लॉक किया जा सकता है, जैसे ओzymandias ने किया था। और बात करें पावर लेवल की, तो डीसी कॉमिक्स में डॉक्टर मैनहट्टन किसी भी कॉस्मिक एंटिटीज के आसपास भी नहीं आता है। वही दूसरी तरफ बियॉन्डर की कोई लिमिट्स नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने डेथ, जो एक एब्स्ट्रैक्ट बीइंग है, उसको मार दिया था। सोचो, डेथ को ही मौत के घाट उतार दिया। और बियॉन्डर चाहे तो मल्टीवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है, जबकि ऐसा कुछ डॉक्टर मैनहट्टन नहीं कर सकता। जिन सुपर फैंस ने कॉमिक्स पढ़ रखी है उनको तो रिजल्ट पहले से पता होगा, पर फिर भी मैं बता दूं कि बियॉन्डर डॉक्टर मैनहट्टन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल है और डॉक्टर मैनहट्टन कभी बियॉन्डर को 1-on-1 बैटल में बीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी स्टार्क और मिस्टर फैंटास्टिक में कौन सबसे स्मार्ट है? अब टोनी स्टार्क एवेंजर टीम का सबसे स्मार्ट बंदा है जिसका IQ लेवल 270 है, और रीड रिचर्ड्स मतलब मिस्टर फैंटास्टिक फैंटास्टिक 4 टीम का सबसे स्मार्ट मेंबर है जिसका IQ 274 है। अब ये दोनों सुपर हीरो जीनियस है, लेकिन ये जो काम करते हैं वो बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। टोनी स्टार्क एक इन्वेंटर है और वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने की कोशिश करता है, जबकि मिस्टर फैंटास्टिक एक साइंटिस्ट और एक इंजीनियर है। टोनी स्टार्क ज़्यादातर अपने सूट्स को एडवांस बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि सुपीरियर आयरन मैन का सिम्बियोट सूट, और उसे स्टोरी लाइन में एक ऐसा ऐप बनाया था जो लोगों को यंग बना देता है। और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर टोनी हल्क, थॉर, यहाँ तक कि फिनिक्स फोर्स से भी लड़ चुका है। और टोनी कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बना चुका है, जैसे डमी, जार्विस, फ्राइडे, अल्ट्रॉन, और एक स्टोरी लाइन में तो टोनी स्टार्क ने वर्चुअल वर्ल्ड में गॉडबस्टर आर्मर बना दिया था, जो इतना पावरफुल था कि टोनी स्टार्क ही नहीं चाहता था कि वो रियल वर्ल्ड में कभी आए। पर अगर बात करें मिस्टर फैंटास्टिक की, तो डॉक्टर डूम, जो खुद एक जीनियस है, वो भी मिस्टर फैंटास्टिक से इसलिए चलता है क्योंकि वो डॉक्टर डूम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कॉमिक्स में मिस्टर फैंटास्टिक ने कई बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे एक बार उसने नेगेटिव जोन में जाने का पोर्टल खोल दिया था। नेगेटिव जोन एक ऐसी जगह है जहां मार्वल के पावरफुल कैरेक्टर की एक नहीं चलती। जैसे सेंट्री के लिए नेगेटिव जोन वैसे ही काम करता है जैसे सुपरमैन के लिए क्रिप्टोनाइट, और गैलेक्टस जैसों के लिए तो नेगेटिव जोन एक जेल की तरह है। मिस्टर फैंटास्टिक, डॉक्टर डूम, सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस जैसों को बीट कर चुका है सिर्फ अपने समझदारी से। और जब बियॉन्डर की वजह से मार्वल मल्टीवर्स खत्म हो गया था, तब रीड रिचर्ड्स ने ही पूरे मल्टीवर्स को बनाया था, पर अपने बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के साथ। लेकिन जो बात इन दोनों सुपर हीरोज में अलग है वो है मिस्टेक्स। टोनी कई बार गलतियां कर चुका है और बाद में उसके साइड इफेक्ट्स प्लैनेट अर्थ, गैलेक्सी या फिर पूरी यूनिवर्स को झेलने पड़ते हैं, जैसे अल्ट्रॉन प्रोग्राम का फेल होना, हल्क को सगार प्लैनेट पर भेजना, जिसके बाद हल्क ने एक टाइप से वर्ल्ड वॉर शुरू कर दी थी, एक्सट्रीमिस्ट जैसे वायरस को बनाना जो लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है, और थॉर का क्लोन बनाना। ये बात अलग है कि जब थॉर को इस बारे में पता चला तब उसने आयरन मैन को अच्छे से कूट के रख दिया था।
पर मिस्टर फैंटास्टिक के साथ ऐसा नहीं है, ये बंदा मिस्टेक होने ही नहीं देता है। रीड कुछ भी करने से पहले सारे पॉसिबल आउटकम सोच लेता है, उसके बाद ही कोई चीज पर काम करना स्टार्ट करता है। इसलिए जब मिस्टर फैंटास्टिक ने गैलेक्टस या फिर मल्टीवर्सल लेवल डॉक्टर डूम को हराया तब किसी को कुछ नहीं हुआ, पर जब टोनी स्टार्क ने फिनिक्स फोर्स को मारने की कोशिश की तब आधे से ज्यादा एक्समैन का माइंड करप्ट कर दिया था फिनिक्स फोर्स ने। और कुछ भी डेंजरस काम करने से पहले उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स को जानकर आगे बढ़ना, ये क्वालिटी रीड रिचर्ड्स को अलग बनाती है। इसलिए मिस्टर फैंटास्टिक ज्यादा इंटेलिजेंट है टोनी स्टार्क से। अब काफी सुपर फैंस मेरे इस बात से एग्री नहीं करेंगे, पर कभी कभी हमें रियलिटी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। टोनी स्टार्क हम सबका फेवरेट है, पर सच हमेशा कड़वा होता है। पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके ओपिनियन से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसी के साथ आज की संडे विद सुपर बैटल यही खत्म होती है। अब अगर आपके पास ऐसे ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए। तो फिलहाल इतना ही, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।